नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एंड स्टडी हब में आपका स्वागत है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको 21 मई की प्रथम पारी के आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ए डॉक्टर के.आर. नारायण, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी प्रतिभा पाटिल, डी प्रणब मुखर्जी। इसका सही आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। ये 10वें नंबर के थे, ये 11वां नंबर का हो गया, ये 12वां नंबर का और ये 13वां नंबर का हो गया। याद रखना है आपको। मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया था, जिसके तहत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। सर्वोच्च सम्मान इसको भारत रत्न 1997 में मिला था। इसकी पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर, लीजेंट माइंड्स एंड इंडिया 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में एसएसबी के महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया था, जिन्हें अगस्त 2024 में बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलदीप सिंह चौधरी। जलदीप सिंह चौधरी कौन थे? आईपीएस अधिकारी थे। 1990 बैच के केंद्र सरकार ने इन्हें एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त करने के बाद बीएसएफ के प्रमुख अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा था। एसएसबी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। भारत नेपाल 1751 किलोमीटर और भारत भूटान की 699 किलोमीटर सीमा है कि सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निभाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी एसएसबी की। नवंबर 2024 में एसएसबी के महानिदेशक कौन थे? इसका सही आंसर होगा अमृत मोहन प्रसाद। ये 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी थे और 2024 ने इसका पदभार संभाला था। और इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय द्वारा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का भी महानिदेशक अतिरिक्त भार सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़न परी, जिसे पयोली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध, वह महान भारतीय धाविका कौन है जिन्हें ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? कौन है? इसका सही आंसर होगा पीटी उषा। केरल के पयोली नामक स्थान पर जन्म होने के कारण इसे खेल जगत में पयोली एक्सप्रेस और भारत की उड़न परी कहा जाता है। इसका रिकॉर्ड है 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में वह महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में मात्र 0.01 सेकंड के मामूली अंतर से ऐतिहासिक कांस्य पदक चूकने से रह गई थी। और वर्तमान में क्या है? राज्यसभा की मनोनीत सांसद है और 2022 में वह भारतीय ओलंपिक संघ के इतिहास की पहली महिला चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चोल प्रशासन की अनूठी और मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वायत्त ग्रामीण स्वशासन। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य अपने विकेंद्रित ग्रामीण स्वशासन के लिए नाम से जाना जाता था। गांव का प्रशासन चलाने के लिए बाकायदा लोकतांत्रिक ढंग से कमेटियां बनाई जाती थी। अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? इस अनूठी ग्राम सभा प्रणाली और योग्यता नियमों का विस्तृत विवरण चोल राजा प्रांत प्रथम के प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेख से मिलता है। चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रखे हैं। कल हिंदी के विलोम और शब्द शुद्धि इसी मेरी क्लास में से आए थे और आज के विलोम और शब्द शुद्धि भी मेरी क्लास में से ही पूछे गए थे, तो वो करके जानिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का विवरण किस अध्याय और किस अनुच्छेद में दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78। भाग 5 यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है, अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और अध्याय 1 में कार्यपालिका, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायाधीश की शक्तियां और कार्य आते हैं। अध्याय 2 आर्टिकल 79 से 122 में भारत की संसद का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
वाणिज्यिक बैंकों को उनके अल्पकालिक ऋणों पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी तरलता की कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई से अल्पकालिक कर्ज लेते हैं, यानी कम समय के लिए कर्ज लेते हैं। इसे बढ़ाने से बाजार में ऋण महंगे होते हैं, जिसे महंगाई नियंत्रित होती है। बैंक रेट क्या होती है? यह वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने दीर्घकालीन यानी लंबे समय ऋणों पर दी जाने वाली ब्याज दर होती है। कोई भी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली यानी अरावली प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? बी और डी यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अरावली प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? थार मरुस्थल के पूर्व की ओर हो रहे विस्तार को रोकने और भूमि क्षरण को कम करने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर वनीकरण पट्टी विकसित की जा रही है। और इसमें शामिल राज्य 4 हैं: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यह अरावली दिल्ली से ही शुरू होती है, जिस पर राष्ट्रपति भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा, जो मैंने क्लास में करवा रखा है। लोक नृत्य क्लास देख लेना, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की गोंड, वेगा, कवार और उराव जैसी आदिम जनजातियों द्वारा करम पूजा के पावन अवसर पर किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। राय नृत्य मध्य प्रदेश का है। जवारा, यह भी कल पूछा गया था, मैंने करवा रखा है। कोलाटम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का पारंपरिक छड़ी नृत्य है। और मोहिनीअट्टम, यह केरल राज्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजपूत समाज में पारंपरिक समाधि स्थल या स्मारक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छत्री कहा जाता है। छत्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। राजपूत वास्तुकला शैली का एक अभिन्न अंग है। राजाओं या महान अयोध्याओं में दाह संस्कार स्थल पर उनकी याद में स्तंभों पर आधारित अलंकृत एवं गुंबददार मंडप बनाए जाते हैं, जिसे छत्री कहा जाता है। जैसे जयपुर की प्रसिद्ध गैटोर की छत्रियां, अलवर की मुसी महारानी की छतरी और जोधपुर का जसवंतड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रसिद्ध स्मारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गज लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। गज नृत्य महाराष्ट्र राज्य के पारंपरिक धनगर यानी चरवा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य चरवाओं द्वारा जंगलों और चारगाहों में बिताए समय प्रकृति के प्रति प्रेम और आराध्य देव बिरुम्बा की स्तुति में बड़े दौलधाप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2024 में ओडिशा के किस प्रमुख राजनेता और पूर्व आईएएस अधिकारी ने राज्य के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया? वीके पांडियन। वीके पांडियन ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अत्यंत प्रभावशाली निजी सचिव बैच के आईएएस अधिकारी रहे और अक्टूबर 2023 में समय से पूर्व सेवानिवृत्त लेकर बीजू जनता दल की सदस्य ली थी और 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 9 जून 2024 को सक्रिय राजनीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की जीत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहन चरण मांझी बने थे। यह क्षमा का विलोम पूछा गया था, जो मैंने कल विलोम शब्द की क्लास में करा रखा, आप जाके देख लेना, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। इसका आंसर होगा दंड। और माफी का विलोम होगा क्षमा और दया का विलोम होगा क्रूरता या निर्दयता और क्षमा का अक्षम्य और तत्सम और तद्भव में भी करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साहित्य के आदि कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। संस्कृत साहित्य और भारतीय इतिहास में आदि का ग्रंथ पहला होता है। महर्षि वाल्मीकि को संसार का प्रथम कवि माना जाता है, क्योंकि रामायण की रचना की थी इसने और उनके मुख से निकला श्लोक माँ निषाद लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? कौन सा है? ऑप्शन सी। ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है और ये विश्व में आद्य मौद्रिक चिन्ह है
और डी है ये अल्प विराम है, याद रखना भाई, अल्प विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबी छुट्टी के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा वापस आकर अपना कार्यभार संभालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनः तैनाती या कार्यभार ग्रहण करना। जब कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी लंबी चिकित्सा अर्जित छुट्टी के बाद लौटता है तो कार्य में अपनी आमद दर्ज कराता है, जिसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना या ड्यूटी पुनः संभालना कहा जाता है। पुनर्नियुक्ति क्या होता है? सेवानिवृत्ति या सेवामुक्ति के बाद किसी पद पर दोबारा नए सिरे से नियुक्त किया जाना। और प्रतिनियुक्ति क्या होती है? मूल विभाग को छोड़कर अस्थायी रूप से किसी अन्य सरकारी विभाग में निश्चित अवधि के लिए सेवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलिस किसी घटनास्थल या संदिग्ध स्थान को चारों ओर से घेरती है। इसका क्या उद्देश्य है? संदिग्ध के भागने के रास्ते बंद करने और साक्ष्य सुरक्षित करने के लिए। घेराबंदी क्या होती है भाई? यह अपराध नियंत्रण और जांच की एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। साक्ष्य सुरक्षा, जिसे बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को रोककर फिंगरप्रिंट, खून के धब्बे या बारूद के निशान को सुरक्षित रखना। दूसरा है अपराधी की धरपकड़, संशयास्पद व्यक्ति या आतंकवादी के भागने के बारे में बाहरी रास्ते ब्लॉक करना। और तीसरा है लोक सुरक्षा, ये अंदर कोई खतरा या हथियार बंद अपराधी है तो आम नागरिकों को उस बफर जोन से दूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अजैव नवीनीकरणीय कचरे का उदाहरण है? कौन सा है? प्लास्टिक। प्लास्टिक को गला के हम दोबारा भी इसका नवीनीकरण कर सकते हैं। अजैव नवीनीकरण ऐसा कचरा या पदार्थ जो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म द्वारा सरल प्राकृतिक तत्वों में अपघटित या सड़ाया नहीं जा सकता है। यह पर्यावरण में सैकड़ों वर्षों तक ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, डीटीटी और धातु के टुकड़े। और जैव नवीनीकरण किसे कहते हैं? जिसे को हम गला सकते आसानी में, मिट्टी का हिस्सा बन जाता है और जो जैविक चक्रों को नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे कागज, लकड़ी, फलों के छिलके और सूती कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 सेवों में से 4 सेव खराब हो गए, कितने प्रतिशत सेव अच्छी स्थिति है? तो 20 में से 4 खराब हो गए, बच गए 16, तो अच्छी स्थिति कितनी हो गई भाई?